नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर, और 2024 में जो दिल्ली की लड़ाई है उसको लेकर भी राजनीतिक दंगल लगातार देश में देखने को मिल रहा है। एक और एनडीए है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है। लेकिन देखा जाए तो एनडीए तो फिलहाल खामोश है, जब सीट बंटवारे की बात आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन इंडिया में कहीं ना कहीं वो जो डॉट 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 जो है ना, वो परेशान कर रहे हैं। कई गांठें हैं जो बार बार निकल कर सामने आ रही हैं, उभर रही हैं, और वार पलटवार का दौर देखने को मिल जा रहा है। जैसे दिल्ली को लेकर हुआ, कांग्रेस बैकफुट पर आ गई, आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पे आ गई। आखिर इंडिया का ये डॉट कैसे सुलझेगा? देखिए, हम पहले भी अंकित जी इस मुद्दे पर चर्चा हमने करी, और ख़ासतौर पर जब सीटों का बंटवारे का मुद्दा जहां भी आएगा वहां पर ही सारा का सारा दिक्कत होगी। अभी आम आदमी पार्टी और दिल्ली कांग्रेस के बीच जो भिड़ंत देखने को मिल रही है, वही भिड़ंत जब पंजाब की बात आएगी तब भी देखने को मिलेगी, क्योंकि पंजाब में भी जो कांग्रेस है वो एक भी सीट छोड़ेगी नहीं, और ऐसे ही आम आदमी पार्टी की जो स्थानीय इकाई है वो भी चाहेगी कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ें। तो अगर सभी सीटों पर एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी तो गठबंधन में और जो सहयोगी हैं वो सिर्फ समर्थन करने नहीं आए हैं, या आपके पक्ष में नारेबाजी करने नहीं आए हैं, या आपके लिए चुनावी सभा आयोजित करने नहीं आए हैं, वो भी सत्ता की मलाई में बराबर की भागीदारी के लिए वहां पर आए हैं। क्योंकि जब गठबंधन में जब मंत्रालय अगर सत्ता में आ जाने के बाद मंत्रालय की बारी आएगी तो आपको तो इतनी ही सीटें मिली है, आप ये जाइए छोटे मंत्रालय से काम चलाइए जी। और दूसरा क्या है कि कांग्रेस का जो रुख है हमेशा वो यही है कि बॉस हम ही हैं। आप जरा महाराष्ट्र का उदाहरण लीजिए। महाराष्ट्र में जब एनसीपी के विधायक कांग्रेस से ज़्यादा थे, उसके बावजूद मुख्यमंत्री पद कांग्रेस ने अपने पास रखा था, क्योंकि वो खुद को बड़ा भाई या बॉस का जो एक तमगा उन्होंने अपने आप को दे रखा है, उससे कम पर वो मानने को तैयार नहीं होते। तो नेतृत्व कांग्रेस के पास रहेगा। अभी सवाल नेतृत्व का भी आएगा, कुछ समय बाद भले आए। हो सकता है अभी जैसे संयोजक पद को लेकर चर्चा चल रही है, मतभेद की भी बातें सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। पता लगा कि शायद वो दिल्ली आए थे, मुलाकात भी नहीं करी किसी विपक्षी नेता से और वापस चले गए। केजरीवाल से मिलने का भी समय था जी। तो ये सब चीज़ें हैं, दिखाता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ये जो ऐसा कि आपने जिक्र किया डॉट डॉट डॉट, तो गांठें उन्होंने खुद से पहले से ही लगा रखी थी, और शायद ये समय जैसे जैसे करीब आएगा चुनाव का, गांठें और मजबूत होंगी। यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा। अलका लांबा ने बयान दिया कि हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन के लिहाज से देखें तो सभी पार्टियां इस तरह की तैयारी करती हैं। उधर से आम आदमी पार्टी का हमला शुरू हुआ। पार्टी की ओर से साफ तौर पे कहा गया कि इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है जी। कांग्रेस ने ना आओ देखा ना ताओ, तुरंत बैकफुट पर आ गई। वो पूरी तरीके से नहीं हम आधिकारिक तौर पर वो ऐसी प्रवक्ता नहीं है, हम तो भाई गठबंधन। ऐसा क्यों कांग्रेस इतनी बैकफुट पर, वो भी गठबंधन आम आदमी पार्टी को लेकर, जिस पार्टी ने उसको खत्म कर दिया 2 राज्य में, तीसरे राज्य की बारी है, गुजरात में भी खत्म ही कर दिया, उस पार्टी को लेकर कांग्रेस इतनी बैकफुट पर? देखिए, एक चीज और होती है कि राजनीति में जो सामने दिखता है सब कुछ वैसा ही हो, ऐसा होता नहीं है। हमने देखा कि कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे दिल्ली के नेताओं के साथ हो, चाहे मिजोरम के नेताओं के साथ हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अलग अलग नेताओं के जो राज्य के नेता, उनसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पार्टी के जो केंद्रीय पदाधिकारी वो मिल रहे हैं। दरअसल राजनीति में कई बार ये होता है कि जैसे आपने कहा कि अलका लांबा ने बयान दिया, तो कई बार क्या होता है कि पानी कितना गहरा है ये चेक करने के लिए किसी छोटी मछली को लगाया जाता है। तो वो दिल्ली से संबंधित नेताओं की बैठक से पहले ऐसा बयान दिलाया गया ताकि एक बार देख सकें कि क्या सामने वाले का रिएक्शन क्या है। और वो सामने वाले का रिएक्शन आ गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि भैया हमने तो उनको अधिकृत नहीं किया, दिल्ली के मामलों पर बोलने के लिए वो अधिकृत नहीं है, अभी तो बात ही नहीं शुरू हुई है, या जो भी कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। तो ये कुछ ऐसे प्रयास भी किए जाते हैं, सभी राजनीतिक दलों की तरफ से किए जाते हैं। तो कांग्रेस ने जब 70 साल इस देश पर राज किया है तो वो तो राजनीति जानती है ना, तो वो राजनीति में, और ये जो नए खिलाड़ी हैं उनसे निपटना भी जानती है वो। और जो बड़ी मछली है वो हमेशा छोटी मछली को खा भी जाती है, ऐसा भी हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और ये होता भी है।
तो देखना कांग्रेस तो इसमें माहिर है। तो ये अब देखना होगा कि ये जो सीटों का जो बंटवारा है, हालांकि बहुत बड़ा दिल है हमारा, हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और हम त्याग करने को तैयार हैं, ऐसे बहुत सारे दावे किए गए हैं, लेकिन जब बंटवारे का समय आएगा, सीटों के बंटवारे का, तब असल परीक्षा होगी कि क्या वाकई में दिल बड़ा है और क्या वाकई में मोहब्बत की दुकान है। तो ये सब चीज़ें सामने आएंगी और नेतृत्व को लेकर भी झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि ये ठीक है कि कांग्रेस चाहेगी कि राहुल गांधी, क्योंकि अब लोकसभा में वापस आ चुके हैं, तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, लेकिन नेतृत्व राहुल गांधी को दे देना पिछली बार की तरह आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए, मुझे ऐसा लगता है। और सब तमाम पार्टियां भी तैयार होंगी या नहीं, इस पे भी संशय रहेगा जी। और आने वाले समय में राजनीतिक घटनाक्रम क्या रहते हैं, अभी हमने देखा कि जो ठीक है कि अभी कांग्रेस के नेतृत्व में वहां पर जैसे बैठकें हो रही हैं, या कांग्रेस के नेता प्रभावी भूमिका में दिखते हैं जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, लेकिन 3 राज्यों के चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और उसके अलावा तेलंगाना और मिजोरम में भी हैं। लेकिन इन जो 3 राज्य, अगर हम उत्तर भारत की बात कर लें खाली, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ से अगर कांग्रेस की सरकार चली जाती है, तो क्या कांग्रेस उस प्रभावी भूमिका में रह पाएगी इस विपक्षी इंडिया गठबंधन में? वो भी तब वो उसके बाद तय होगा कि अगर सत्ता बचा लेती है, मध्य प्रदेश में भी आ जाती है, तब तो प्रभावी हो जाएगी, लेकिन अगर सत्ता हाथ से चली जाती है, तब क्या वो भूमिका में रह पाएगी कांग्रेस? ये एक बड़ी बात होगी। तब नेतृत्व को लेकर झगड़ा और बढ़ेगा और चुनाव का समय और करीब होगा। तो ये सब आने वाले समय में, और खासतौर पर 5 राज्यों के जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेमीफाइनल, इसलिए सत्ता का सेमीफाइनल इसको कहा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी ये लोग सत्ता की सेमीफाइनल की तैयारी में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ जो एनडीए है वो फाइनल की तैयारी में लग चुका है। और अगर हम देखें जो उनकी अभी जो हाल में, चाहे मध्य प्रदेश के कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हों, छत्तीसगढ़ के कुछ कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हों, तो ये दिखाता है कि वो दूसरों से कम 5-6 महीने पहले की तैयारी लेकर चलते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था 1-1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले इस तरह की गतिविधियां चल रही थी बीजेपी में। अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे थे और प्रधानमंत्री के घर पर बैठकें हो रही थी, चाहे उसमें जेपी नड्डा भाग ले रहे थे, बीएल संतोष भाग ले रहे थे, और भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लोग से जुड़े जो लोग हैं भाग ले रहे थे। तो खबरें आ रही थी कि शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव होने वाला है, बीजेपी संगठन में बदलाव होने वाला है। अमित शाह जाकर मध्य प्रदेश में 2-3 गुप्त बैठकें करके आए, पार्टी के नेताओं के साथ बंद कमरों में बैठकें चली, लंबी लंबी लगा, ऐसी खबरें आई कि शिवराज सिंह चौहान को उठा के किसी और को लाया जा रहा है। लेकिन ये सब अटकलें थी, तय हो रहे थे उम्मीदवार, तो उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। और हो सकता है कि बीजेपी की रणनीति ये भी हो कि अभी तो ये जहां पर हम देख रहे हैं दूसरे खेमे में कि वो चुनाव घोषणा पत्र समिति बन रही है, स्क्रीनिंग कमेटी बन रही है, इनके तो कैंडिडेट भी आ गए। अभी जब तक इनकी सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू होगी, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के भी कैंडिडेट घोषित कर देंगे। तो बीजेपी बहुत आगे, ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं। जी, तो ये बहुत आगे लेके चल रहे हो। और ऐसी सीटें जो कि बीजेपी के पास ही आनी है, जिस पर सहयोगी, और हो सकता है कि सहयोगी दलों से अंदर खाने चर्चा भी शुरू हो गई हो सीटों को लेकर। तो बहुत सारी बातें, देखिए आज की जो बीजेपी है उसमें बीजेपी की खबर जो तब सामने आती है जब वो चीज होनी होती है, उससे पहले चीजें सामने आती नहीं है। तो इसलिए अभी जो बीजेपी है उसको समझ पाना विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ये जो कांटे का मुकाबला अभी लग रहा है फिलहाल, मुझे लगता है, लेकिन तैयारियों के लिहाज से शायद एनडीए आगे है। बाकी तो अब हमने जैसा चर्चा की 5 राज्यों के चुनाव परिणाम है वो बहुत कुछ हद तक निर्भर करेगा उन पर भी। बिल्कुल। लेकिन सर, आपने चूंकि चुनावों की बात की है, शिवराज सिंह चौहान का जिक्र आ गया, रमन सिंह, उनकी स्थिति क्या है, वसुंधरा राजे की स्थिति क्या है और शिवराज सिंह चौहान की स्थिति क्या है? क्योंकि एक समय ये तीनों नेता पार्टी में बड़े नेता माने जाते थे और कहीं ना कहीं तीनों ही राज्यों में इनका प्रभाव भी था। वर्तमान में वसुंधरा राजे को लेकर चर्चा कुछ ज्यादा है, तो इन तीनों नेताओं की स्थिति क्या है? देखिए, तीनों नेताओं की जो स्थिति है वो सबके सामने स्पष्ट है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान लगातार वो मुख्यमंत्री पद पर हैं। बीच में जो कमलनाथ वाला अगर टेन्योर हटा दे तो, हाँ, तो वो अगर हटा दे, लगातार मुख्यमंत्री पद पर हैं। और चलिए मुख्यमंत्री पद को एक तरफ भी रखें तो एक चीज और स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश का जो पार्टी का संगठन है वो उनके साथ खड़ा है,
वो पूरा का पूरा उनके साथ है। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हम ले लें या पार्टी के और तमाम नेता ले लें, ठीक है, वहाँ पर भी 2-3 गुट 4 गुट हो सकते हैं, लेकिन जो अगर हम देखें ज़्यादातर नेता उनके साथ हैं और केंद्रीय नेतृत्व को भी लगता है कि उनकी लोकप्रियता है और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डॉक्टर रमन सिंह की, बात करते हैं वसुंधरा राजे की, तो अपने प्रदेश के नेताओं का ही समर्थन इन दोनों को हासिल नहीं है। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पिछली बार जब चुनाव लड़ा था वहां पर राजस्थान में बीजेपी ने, तब भी वहां पर पार्टी के लोग ही कह रहे थे कि, और जनता भी कह रही थी कि नारा दिया गया था कि मोदी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ऐसा कुछ नारा भी दिया गया था। और उसके बाद से भी आप देख लीजिए कि तमाम गुट हैं और वसुंधरा राजे एकदम साइड रहती हैं। बाकी सब जो विपक्ष की जब राजनीति करनी होती है, 4-4.5 साल, 4.25 साल हो गए, दूसरे नेता आगे रहे, चाहे इससे पहले अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं सीपी जोशी या उससे पहले जो अध्यक्ष थे, तो ये लोग वहाँ पर लगातार चाहे विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हो या सरकार की नीतियों की आलोचना करने के माध्यम से हो, तमाम तरह से प्रयास करते रहते हैं। वसुंधरा राजे कभी कभार पिक्चर में आती हैं और इस नाते उनको, ठीक है कि उनके पास विधायकों के एक गुट का समर्थन है, लेकिन एक गुट एक पार्टी नहीं हो सकता, पूरी पार्टी नहीं हो सकता कभी भी। तो वसुंधरा राजे की स्थिति वही है। और खासतौर पे पिछले 5 साल में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो डॉक्टर रमन सिंह भी साइड में ही रहे वहाँ पर। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कोई भी नेता विपक्ष के नेता के रूप में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाया। बिल्कुल। और अब चुनाव की समिति की जो बैठक हुई है उसमें रमन सिंह दिख रहे हैं, तो वो इसलिए भी हैं क्योंकि प्रदेश जिससे आते हैं उससे संबंधित नेताओं की बैठक बुलाई गई थी, और ये भी है कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो वसुंधरा राजे को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, तो इनको दोनों को केंद्र में लाने का प्रयास किया गया। हो सकता है कि इनको मैसेज दे दिया गया हो कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है। और हमने देखा कि किस तरीके से वसुंधरा राजे को शायद राजस्थान की जो 2 कमेटियां अभी घोषित हुई हैं उसमें रखा भी नहीं गया है। और राजस्थान में एक चीज़ स्पष्ट है, चाहे आप वहाँ पर अभी इस समय 25 लोकसभा सांसद हैं, अगर 2-4 को छोड़ दें तो सारे के सारे सबका अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनका यही है कि नया नेतृत्व आना चाहिए। बिल्कुल। तो ये और केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि राजस्थान में नया नेतृत्व आए। केंद्रीय नेतृत्व की नज़र में कई नाम भी हैं, जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ओम बिरला हैं और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं। ऐसे कई सारे नाम हैं भी। अर्जुन राम मेघवाल भी हैं, जो कि जातिगत समीकरणों को कह लीजिए, राजनीतिक समीकरणों को कह लीजिए, उसके हिसाब से ये 4-5 नाम फिट बैठते हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या वसुंधरा राजे किसी और को आगे करने पर अपनी हामी देती हैं, अपनी सहमति देती हैं। उनको मना पाना केंद्रीय नेतृत्व के लिए थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। और मुझे एक सवाल यहाँ पे आप कंप्लीट कर लीजिए फिर। मुझे ध्यान आता है कि एक बार जब पिछली बार जब वसुंधरा राजे जब बीजेपी हार गई थी और विपक्ष के नेता पद से वसुंधरा राजे को हटने के लिए बोला था राजनाथ सिंह जी ने, तो वो हटी नहीं थी और कुछ समय तक वो पद खाली, उसके बाद फिर उन्होंने बहुत बाद में पद छोड़ा था और वो कुछ समय तक पद खाली रहा था। और फिर चुनाव जैसी करीब आया तो उनको फिर से विपक्ष का नेता बना दिया गया था, किसी दूसरे की नियुक्ति नहीं की गई थी। तो वसुंधरा, जैसे कांग्रेस के सामने दिक्कत है कि वो अशोक गहलोत से कैसे अपनी बात मनवाए, ऐसी बीजेपी के पास भी वहाँ राजस्थान में दिक्कत है कि कैसे वसुंधरा राजे से बात मनवाए। वसुंधरा के खिलाफ अशोक गहलोत को लेकर जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो कहीं वसुंधरा के खिलाफ तो नहीं जा रहा है? देखिए जा रहा है। और ये जो अशोक गहलोत का वो बयान भी कि वसुंधरा की वजह से मेरी सरकार बची जी, और ये बात अशोक गहलोत आज कह रहे हैं, लेकिन जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो ये बात शुरू से जानते हैं। सचिन पायलट ने जो कहा, अशोक गहलोत ने जो वो वही स्वीकारा, और ये बात लोग जानते हैं कि दोनों ही मुख्यमंत्री जब विपक्ष में होते हैं तो एक दूसरे की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं दोनों ही नेता तो वो एक दूसरे के भ्रष्टाचार की जांच भी नहीं कराते। तो ये जो खेल चल रहा है वो जनता जानती है और उनका दोनों ही पार्टियों का नेतृत्व भी जानता है। मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे के लिए राह थोड़ी कठिन होगी। देखना होगा कि क्या राजस्थान के मुद्दे से बीजेपी कैसे निपटती है, क्योंकि सत्ता तो करीब दिख रही है वहाँ बीजेपी के, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर जो खींचतान है वो उससे निपटना चुनाव लड़ने से ज़्यादा कठिन है शायद। बिल्कुल। अपने अंतिम टॉपिक पे आते हैं सर, अनअकैडमी। एक टीचर ने वहाँ कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए कुछ बातें कही, बवाल इतना बढ़ा कि उस टीचर को बर्खास्त करना पड़ा। क्या ये वाकई जायज़ है?
और ये भी सवाल बनता है कि राजनीति से जुड़ी बातें क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना, क्या ये भी जायज़ है? देखिए, उसमें क्या है कि एक सबसे बड़ा बात आती है कि आप क्या विषय पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपका राजनीति विज्ञान ही विषय है तब तो आप वो बात बोल दीजिए, और लेकिन अगर वो विषय नहीं है तो आपका जो विषय है उसी पर केंद्रित रहिए, क्योंकि जो छात्र हैं उनके पास वो आपको फीस देकर अपना समय इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको पता था कि आप उस विषय पर अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर उनको भाषण सुनना है, उनको नैतिकता की बात सुननी है, तो उसके लिए तमाम हमारे संत मौजूद हैं और बहुत सारे नेता मौजूद हैं जो उनको इस मुद्दे पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब आप हो चाहे हम हो चाहे कोई भी किसी भी कंपनी में काम कर रहा हो, जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, पेरोल पर आते हैं या आपको वैसे कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है, तो आप से कुछ शर्तों पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। कुछ एथिक्स हर कंपनी के होते हैं, कुछ आपसे शर्तों पर साइन करवाए जाते हैं। उस समय आप, हो सकता है आपने पढ़े हों, उस समय हो सकता है आपने ना पढ़े हों, लेकिन आप हस्ताक्षर कर देते हैं क्योंकि आपको नौकरी चाहिए होती है। लेकिन कंपनी के अपने नियम हैं। अगर वो कंपनी कह रही है कि आपने कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन किया है, तो फिर तो उल्लंघन किया है आपने। और दूसरा क्या है कि एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि सोशल मीडिया के इस युग में जब से प्रोफेशनल्स की रुचि राजनीतिक मुद्दों पर टिप्पणी करने की हुई है, तब से उन्होंने अपने लिए मुश्किलें खुद बढ़ाई हैं। ये सही है कि देश की राजनीति को बदलने की जो चाहत है वो हर एक के मन में होती है। अपनी चाहत को पूरा करना है तो आप पार्ट टाइम राजनीति मत कीजिए, नौकरी छोड़िए, फुल टाइम राजनीति में आइए, सत्ता हासिल कीजिए और अपने हिसाब से देश को चलाइए। लेकिन पार्ट टाइम ये काम मत कीजिए, क्योंकि पार्ट टाइम में आप काम करके एक तो आप जहां पर हैं आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, अपना काम में आप मन नहीं लगा रहे हैं, दूसरा आप ये जो टिप्पणियां कर रहे हैं उससे अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, एक विवाद खड़ा कर रहे हैं। तो आप ये मत कीजिए। आपकी जो चाहत है, आपने जो सीख दी उसका सम्मान है, लेकिन आप फिर वो काम छोड़िए, आप राजनीति में आइए। राजनीति में जो खासतौर पर पढ़े लिखे होने ही चाहिए, और दूसरा राजनीति में आप आइए और अपने हिसाब से देश को चलाइए। जैसे लोग दूसरे सत्ता हासिल करते हैं, जनता आपको, आपकी बात सही लगती तो जनता आपको भी मौका देगी, तो आप आजमाइए, लेकिन पार्ट टाइम मत करिए, फुल टाइम करिए। बिल्कुल। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन 2024 जैसे जैसे नज़दीक आएगा, राजनीतिक तापमान देश में ऐसे ही बढ़ता जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।